हेलो भैया बहन, गुड मॉर्निंग। आज हम 9th क्लास में हमने पिछली वीडियो में पहला लेसन पढ़ा था, संसाधन के रूप में लोग। आज हम उसका अगला भाग पढ़ेंगे। हमने संसाधन के रूप में लोग में सकल और विलास की कहानी के द्वारा आपको समझाया था। आज मैं उस लेसन में पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में आपको समझाना चाहती हूँ। विलास और सकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं। हमने देखा कि विलास मछलियाँ बेचता था और सकल को एक फर्म में नौकरी मिल गई थी। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में रखा गया है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन और मत्स्य, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल है। और द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल किए जाते हैं। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आर्थिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती है: बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वेतन का लाभ उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाएं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। इनमें पुरुष सहयोगी की तरह उनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों को बेहतर सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारण है। बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारण अधिकांश महिलाओं का बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर होते हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती है जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव, अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषता है। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। तथापि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाएं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है जिनसे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछे कि वह क्या बनाना चाहती है। अब है क्रियाकलाप। अपने निवास क्षेत्र के निकट स्थित किसी गांव अथवा कॉलोनी में जाए और उस गांव अथवा कॉलोनी जाने वाले क्रियाकलाप। अगर यह संभव नहीं तो पड़ोसी से पूछे कि उनका व्यवसाय क्या है, उनके काम को 3 क्षेत्रों में उनका काम 3 क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में आता है। अब यह है कि क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती है। विलास गांव में बाजार में मछली बेचता था। विलास अपने परिवार के लिए खाना पकाता था। तो जो मछली बेचता था वो कौन सी क्रिया में आता है? वो आर्थिक क्रियाओं में आता है। और जो खाना बनाता था वो गैर आर्थिक क्रियाओं में आता है। तो गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती है इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। तो गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती है तो आप इसके बारे में जान सकते हैं। बाजार क्रियाएं, गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, जबकि गैर बाजार क्रियाओं में से अभिप्राय है कि स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन किया जाता है। तो इसको मैं आपको और अच्छी तरह समझाना चाहती हूँ कि भारतीय समाज में ये मान्यता है कि प्राय महिलाएं घर का कार्य करती है तथा पुरुष धन अर्जन का कार्य करते हैं। शिक्षित एवं अधिक कुशल लोगों की आय अधिक होती है। जनसंख्या की गुणवत्ता। शिक्षा। अपने जीवन में आरंभिक वर्षों में सकल की शिक्षा ने बाद के कई वर्षों की अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया।
हमने देखा कि सकल के विलास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। इसने उसके लिए नए क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। न केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है। प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई। शिक्षा पर योजना परिचय परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना में 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020-21 में 99.300 करोड़ रुपए हो गए। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 51.64% से बढ़कर 19-20 में 3.1% बजटीय अनुमान हो गया। इसके बाद केंद्रीय और राज्य सरकार के दस्तावेज भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बजटीय अनुमान 2017-18 में घटकर 2.7% बताया गया है। इससे साक्षरता दर 1951 के 18% के से बढ़कर 2017 में 85% हो गई। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि ये नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों को ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 14.4% अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 142% अधिक है। वर्ष 2011 में केरल में कुछ जिलों में साक्षरता दर 96.2% है, जबकि बिहार में 70.9% है। वर्ष 2015-16 प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 8.41 लाख से भी अधिक गांव में फैली हुई है। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई के बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमजोर कर दिया। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को वर्ष 2000 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान तो क्या विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या पर प्रवेश देने के लिए कॉलेजों की संख्या में वृद्धि प्राप्त हुई? क्या आप सोचते हैं कि हमें विश्वविद्यालय की संख्या बढ़ानी चाहिए? 50-51 वर्ष 98-99 तक शिक्षकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? भावी विद्यालयों और विद्यालयों के बारे में आपका क्या विचार है? तो सरकार ने स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति संसाधन के रूप में लोगों का महत्व देखते हुए सरकार ने शिक्षा के प्रति क्या क्या खर्च किया है, ये मैं आपको मोटे तौर पे बता देती हूँ कि शिक्षा जनसंख्या की गुणवत्ता का महत्वपूर्ण मापक है। अधिक शिक्षित जनसंख्या की गुणवत्ता का परिचायक है। शिक्षा देश के आर्थिक सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। शिक्षा राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है। प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। शिक्षा में वृद्धि हेतु सरकार ने अनेक प्रयास किए जो मैंने आपको बताए। फिर भी मैं थोड़ा और आपको बताती हूँ कि 51 में 18% थी, 2011 में 74% हो गई। 2010 में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त इसने दोपहर के भोजन की योजना भी महत्वपूर्ण है। 65 वर्षों में देश में शिक्षण संस्थाओं की संख्या में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अब इसके बाद दूसरा बिंदु आता है
जो है स्वास्थ्य। अब सरकार स्वास्थ्य के प्रति क्या करती है, मैं इसके लिए मैं आपको बता दूँ। स्वस्थ व्यक्ति अधिक उत्पादन एवं कार्यकुशल होते हैं, जबकि अशिक्षित व्यक्ति किसी संगठन के लिए बोझ बन जाता है। अतः जनसंख्या के स्वास्थ्य में सुधार लाना किसी देश के लिए प्राथमिक कार्य है। भारत में सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं हेतु कई प्रयास किए हैं, जिसके फलस्वरूप विगत 65 वर्षों में स्वास्थ्य सुविधाओं में उल्लेखनीय विकास हुआ है, किंतु देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का सभी राज्यों में समान रूप से विकास नहीं हुआ है। राज्यों में इस संबंध में काफ़ी विषमता है। अब सरकार ने स्वास्थ्य के लिए क्या क्या काम किए, ये मैंने आपको बताया। फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है, जो सोचते हैं कि फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार दे जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए। किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य से अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। कोई ऐसा भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में योगदान नहीं दे सकता। तो इस संसाधन के रूप में लोकल में शिक्षा पर सरकार ने इतना खर्च किया, स्वास्थ्य पे इतना खर्च किया, तो इससे ये साबित होता है कि किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी फर्म में जो कार्य करने के लिए श्रमिक या मजदूर रखे जाते हैं वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। तो स्वस्थ हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए जिन अस्पताल में आप गए उसमें कितने बिस्तर हैं, अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं, अस्पताल में कितनी नर्सें कार्यरत है, इसके अलावा निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाएं एकत्रित करने का प्रयास। आपने अपने इलाके में अस्पताल है, इन सबको देखते हुए सरकार ने इसके लिए काफ़ी कदम उठाए, जो आपको मैंने बताया कि सरकार इसके लिए क्या क्या कर रही है। तो ये जो आर्थिक रूप में, संसाधन के रूप में और आर्थिक रूप में लोग जो चीज़ें देश की उत्पादकता बढ़ाते हैं, उसमें शिक्षा क्या मायने रखती है, वो मैंने पिछली वीडियो में सकल और विकास की कहानी से बताई। उसके बाद है स्वास्थ्य, जो मैंने आज आपको बताया। अब इसके बाद है बेरोजगारी। अब बेरोजगारी में मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि सकल बेरोजगारी। सकल की मां शीला अपने घरेलू काम काज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने पति बूटा की मदद करती थी। सकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने में गुजारते थे। क्या आप शीला या जीतू या सीतू को बेरोजगार कर सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके, तो शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती, और न ही जीतू और सीतू शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है। तो श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है। सकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। सकल की मां शीला परिवार के लिए कोई के काम करती हुआ अपने घर के बाहर जाकर परिश्रमिक के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है, उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। सकल के दादा दादी और नाना नानी, जिनका यद्यपि इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है तथा ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रगति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी प्रचंड बेरोजगारी है, नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश शिक्षित बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष में कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। कृषि पर आधारित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और गढ़ाई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं
मिल पाता है। तो प्रचंड बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्राय कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें 8 लोग लगे रहते हैं। इनमें 3 लोग अतिरिक्त हैं, ये तीनों इस खेत पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों में काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रचंड रूप से बेरोजगार हो जाते हैं। शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं और एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। तो विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आइए। कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के आधिक्य के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी, दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी है। बेरोजगारी में जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने की इच्छुक है और सार्थक बेरोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं, यह एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। बेरोजगारी के आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। कार्यरत जनसंख्या में बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार की मात्र जीवन निर्वाह स्वस्थ स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है। स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। इन संस्थाओं की बर्बादी भी करता है जिन उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। सांख्यिकी रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। वे पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से वह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वे काम तो कर रहे हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे हुए हैं, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद करते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते। वे किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उससे कितनी भी कमाई हो। अपनी इस कमाई से वे किसी तरह जीवन निर्वाह कर पाते हैं। तो मोटे तौर से मैं आपको बेरोजगारी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। अब इसका जो सार रूप है वो मैं आपको समझाती हूँ कि बेरोजगारी का तात्पर्य उस जिसे योग्य इच्छुक व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी की दर पर कार्य नहीं मिले। भारत में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या विद्यमान है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः मौसमी प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी में लोगों को किसी विशेष समय अवधि हेतु ही रोजगार मिलता है। प्रचंड बेरोजगारी में लोग किसी कार्य पर आवश्यकता से अधिक संख्या में लगे होते हैं। ये बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। शहरी क्षेत्रों में शिक्षित लोगों को उसकी योग्यता अनुरूप कार्य नहीं मिल पाता है, इससे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी के कारण जनशक्ति का उपयोग नहीं हो पाता। बेरोजगारी से देश के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी के कारण गरीबी कम नहीं होती तथा लोग शहरों की ओर प्रवास करते हैं। तो ये आज ये लेसन अपना पूरा हो चुका है। अब इसके आगे इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको करने हैं। मैंने आपको ये लेसन शिक्षा के
संसाधन के रूप में लोग, शिक्षा में कमी होती है तो देश की उत्पादकता बढ़ती है, स्वास्थ्य में कमी हो तो देश की उत्पादकता बढ़ती है। अगर किसी भी देश में अगर अधिक शिक्षित लोग रहते हैं, अधिक स्वस्थ लोग रहते हैं और अधिक रोजगार लिए हुए व्यक्ति रहते हैं तो उस देश की उत्पादकता बढ़ती है। और जब उस देश की उत्पादकता बढ़ती है तो इस तरह देश में संसाधन के रूप में देश की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए संसाधन के रूप में लोगों से यही महत्व है। इसके प्रश्न उत्तर आपको करने हैं।